कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सुनसान और वीरान टापू से जो देखने में तो शांत लगता था, लेकिन वहां की हवा में भी मौत की महक घुली हुई थी। ये जगह इंसानों के लिए नहीं बल्कि सांपों के लिए बनी थी। ये सांपों का गढ़ था, लेकिन इंसान की लालच उसे कहीं भी ले जा सकती है। यहाँ चार दोस्त अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर आते थे, सिर्फ एक ही मकसद से, पैसा कमाना। उनका काम ही यही था। वो इस खतरनाक जंगल में आते, यहाँ के जानलेवा सांपों को पकड़ते और फिर उन्हें शहर ले जाकर ब्लैक मार्केट में बेच देते। उस दिन भी वो चारों इसी उम्मीद में अपनी नाव से यहाँ उतरे थे। टापू पर कदम रखते ही उन्होंने एक मुर्गे को लिया और उसकी टांग में एक बहुत ही मजबूत रस्सी बांधी। फिर उसे जमीन के अंदर बनी एक गहरी अंधेरी सुरंग में धीरे धीरे उतार दिया। काफी देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। चारों दोस्त सांस रोके उस रस्सी को देख रहे थे। न कोई हलचल, न कोई आवाज। फिर अचानक रस्सी में एक जोरदार झटका लगा। उसने तुरंत चिल्लाकर बाकी साथियों को इशारा किया और पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचने लगा। उसने एक जोरदार झटका दिया, लेकिन तभी रस्सी बीच से टूट गई। रस्सी टूटते ही संध्याओं के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अब वहां सिर्फ डर था। उसे यकीन हो गया था कि सुरंग के अंदर जो चीज है वो उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ी और ताकतवर है। लेकिन लालच डर पर भारी पड़ गया। उसने बिना ज्यादा सोचे फैसला किया कि वो खुद उस सुरंग के अंदर जाएगा। उसने अपने साथियों, खासकर अरबिंग और बामियान से कहा कि वो तैयार रहें। जैसे ही वो इशारा करें, सब मिलकर उसे फौरन बाहर खींचो। ये कहकर संध्याओं ने एक गहरी सांस ली और उस अंधेरी सुरंग में उतर गया। सुरंग के अंदर का नज़ारा डरावना था। जब उसकी नज़र सामने पड़ी तो उसकी रूह कांप गई। वहां सच में एक विशालकाय सांप कुंडली मारे बैठा था। संध्याओं ने फुर्ती दिखाई और झट से उसे पकड़ भी लिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये सुरंग कोई छोटी मोटी गुफा नहीं है। ये अंदर से बहुत गहरी और फैली हुई थी, जैसे कि पूरी जमीन के नीचे एक अलग दुनिया बसी हो। अचानक उसे लगा कि वो फंस गया है। घबराहट में उसने जोर से चिल्लाकर बाहर खड़े अपने साथियों को इशारा किया कि उसे तुरंत बाहर खींचो। बाहर खड़ा अरबिंग, जो शरीर से तो भारी भरकम था पर दिमाग से थोड़ा लापरवाह, उसे ये मजाक समझ लिया। उसे लगा संध्याओं शायद उन्हें डराने के लिए नाटक कर रहा है। मदद करने के बजाय वो हंसने लगा और रस्सी खींचने की जगह मजाक करने लगा। लेकिन उसका ये मजाक तब खौफ में बदल गया जब सुरंग के अंदर संध्याओं की चीखें सच में दर्द और डर से भर गईं। अब तीनों दोस्तों को समझ आ गया कि मामला गंभीर है। उन्होंने एक साथ मिलकर रस्सी खींचनी शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरंग के अंधेरे में से एक बेहद विशाल और खौफनाक सांप झपटा, जो उसे अपने साथ ले गया। घबराए हुए अरबिंग ने अपने दोस्त को बचाने के लिए सुरंग में हाथ डाला, लेकिन अगले ही पल एक और सांप ने उसके हाथ को जकड़ लिया, जिससे वो सब डर गए। बड़ी मुश्किल से बाकी दोस्तों ने अरबिंग को पीछे खींचा। उसके हाथ पर एक सांप चिपका हुआ बाहर आ गया, जिसे उन्होंने तुरंत मार दिया। लेकिन संध्याओं अब उनके बीच नहीं था। वो अंधेरे में हमेशा के लिए खो चुका था। डर के मारे उन लोगों की हालत खराब हो गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना पीछे मुड़े अपनी नाव की तरफ भागे। वो समझ चुके थे कि अगर एक पल भी और रुके तो जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। रात का वक्त था। ऊपर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। समुद्र में लहरें उफान पर थीं। नाव तेजी से टापू से दूर जा रही थी, लेकिन नाव के अंदर का माहौल बहुत भयानक था। अरबिंग कोने में बैठा कांप रहा था। वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी लापरवाही और मजाक की वजह से ही संध्याओं की जान गई है। बाकी दोस्त भी गुस्से में थे और नाव में बहस शुरू हो गई। तभी अचानक उनकी नाव को नीचे से एक जोरदार टक्कर लगी। उस झटके ने सबकी बोलती बंद कर दी। उनके दिमाग में बस एक ही खौफनाक ख्याल आया, क्या वो टापू वाला मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है? क्या वो पानी में भी आ सकता है? वो अभी संभल भी नहीं पाए थे कि नाव को एक और जबरदस्त टक्कर लगी। इस बार टक्कर इतनी तेज थी कि नाव एक तरफ झुक गई और उनका एक साथी डबिंग अपना बैलेंस खोकर सीधे गहरे काले पानी में गिर गया। बामियान घबराकर नाव की छत पर चढ़ा और जल्दी से सर्च लाइट चालू करके पानी में रोशनी फेंकने लगा। उधर अरबिंग ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। उसने तुरंत एक रस्सी से बंधा हुआ टायर पानी में फेंका ताकि डबिंग उसे पकड़ सके। लेकिन तभी अरबिंग की नज़र बामियान के पीछे गई। बिजली की चमक में उसने देखा कि बामियान के ठीक पीछे एक विशालकाय सांप का सिर पानी से ऊपर उठा हुआ है। लेकिन अगले ही पल वो सांप पानी में ऐसे गायब हो गया जैसे वो कोई परछाई हो। अचानक उसने पानी में हलचल हुई। उसी सांप ने नीचे से डबिंग पर हमला कर दिया। डबिंग को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो विशाल जबड़ा उसे पानी के अंदर खींचो ले गया।
अपने दोस्त को मरता देखकर अरबिंग से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और एक भाला लेकर सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन वो सांप कोई आम जानवर नहीं था। उसने पलटकर अरबिंग पर इतना जोरदार हमला किया कि अरबिंग हवा में तिनके की तरह उछल गया और पानी में गिरने से पहले ही उस सांप का शिकार बन गया। अब उस नाव पर सिर्फ बामियान अकेला बचा था। मौत का नाच अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो नाव के कोने में दुबक गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। वो उस विशाल सांप से रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन जंगली जानवर रहम की भाषा नहीं समझते। वो सांप नाव पर चढ़ने लगा। तभी बामियान की नज़र नाव के फर्श पर पड़े कुछ अजीब से गोल चीज़ों पर पड़ी। वो और कुछ नहीं बल्कि सांप के अंडे थे। कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है, सीन बदलता है और हम शहर की एक व्यस्त गली में पहुंचते हैं। एक औरत बहुत घबराई हुई हालत में एक आदमी को अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी। उस आदमी का नाम था शेन। शेन देखने में साधारण लगता था, लेकिन वो एक बेहतरीन और निडर स्नेक रेस्क्यूअर था। उस औरत के घर में एक खतरनाक जहरीला सांप घुस आया था, जिससे पूरा परिवार दहशत में था। शेन तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। वहां का नजारा खतरनाक था। कमरे के कोने में वो औरत का पति और उसका छोटा बच्चा एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे और उनके ठीक सामने एक कोबरा फन फैलाए खड़ा था। सांप गुस्से में था और बार बार हमला करने की कोशिश कर रहा था। शेन ने बहुत ही शांति और समझदारी से काम लिया। उसने अपनी खास रस्सी का फंदा बनाया और बिना किसी हड़बड़ी के कुछ ही सेकंड्स में उस सांप को काबू में कर लिया। शेन अपना काम खत्म करके बाहर निकला ही था कि उसका दोस्त मैफिन दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने आते ही अपना मोबाइल शेन के सामने कर दिया। स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। रिपोर्टर बता रहा था कि समुद्र में कुछ दिन पहले हुए रहस्यमयी हादसे के बाद आज कोस्ट गार्ड को किनारे पर एक शख्स की लाश मिली है, जिसकी पहचान बमियान के रूप में हुई है। लाश की हालत बहुत बुरी थी, लेकिन शेन की नज़र लाश पर बने गहरे जख्मों पर टिक गई। वो जख्म किसी चाकू या गोली के नहीं थे और ना ही किसी शार्क के। शेन ने उन निशानों को गौर से देखा और उसका माथा ठनका। वो समझ गया कि यह काम किसी सामान्य जीव का नहीं है। वो तुरंत वहां से निकला और सीधा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन के हेड ऑफिस जा पहुंचा। वहां उसने बड़े अधिकारियों के सामने बामियान की लाश की तस्वीरें रखीं और अपनी बात शुरू की। शेन ने तस्वीरों पर उंगली रखते हुए कहा, इस लाश पर जो दांतों के निशान हैं वो बताते हैं कि हमला करने वाला सांप कम से कम 15 मीटर लंबा रहा होगा और दुनिया में इतना बड़ा सांप सिर्फ एक ही प्रजाति का हो सकता है, टाइटन पाइथन, और ये सांप सिर्फ स्नेक आइलैंड पर पाए जाते हैं। शेन का मानना था कि यह खतरा बाहर आ चुका है और सरकार को तुरंत उस आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करके वहां लोगों का जाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन वहीं बैठी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की एक सीनियर ऑफिसर, जिसका नाम जाओ था, उसने शेन की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उसने फाइल बंद करते हुए कहा, मिस्टर शेन, आपकी जानकारी अधूरी है। साइंस और रिकॉर्ड्स के मुताबिक टाइटन पाइथन जैसी प्रजाति इस धरती से 58 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। तब शेन ने अपनी जेब से एक मेमोरी कार्ड निकाला जो बमियान के टूटे हुए कैमरा से रिकवर हुआ था। उसने उसे प्रोजेक्टर पर चलाया। स्क्रीन पर वो आखिरी वीडियो प्ले हुआ जो बमियान ने अपनी मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था। धुंधली वीडियो में बारिश और अंधेरे के बीच एक विशालकाय सांप टाइटन पाइथन साफ दिखाई दे रहा था। वो वीडियो खत्म होते ही पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। अब किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। सबूत उनकी आंखों के सामने था। हालात की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि सच्चाई की तह तक जाने के लिए एक टीम उस टापू पर जाएगी और इस टीम में खुद ऑफिसर जाओ भी शामिल होगी, ताकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। लेकिन जाने से पहले जाओ में शेन के बारे में कुछ जानकारी निकलवाई। उसे पता चला कि शेन कोई आम रेस्क्यूअर नहीं है, वो एक्स मिलिट्री से है और उसे लोग स्नेक किंग के खानदान का वारिस मानते हैं, यानी सांपों की समझ उससे बेहतर किसी को नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ शहर की एक आलीशान बिल्डिंग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। पान नाम का एक बहुत अमीर और लालची बिजनेसमैन उस स्नेक आइलैंड समेत 4 टापुओं पर एक बहुत बड़ा टूरिज्म रिजॉर्ट बनाना चाहता था। उसने इस प्रोजेक्ट में अरबों रुपए लगा रखे थे। जब उसे खबर मिली कि शेन वहां टाइटन पाइथन साबित करने जा रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता था कि अगर यह साबित हो गया कि वहां दुर्लभ सांप है, तो सरकार उस जगह को सील कर देगी और उसका सारा पैसा डूब जाएगा। पान ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और खतरनाक आदमी जिन को बुलाया। जिन एक शातिर तस्कर था जो जानवरों की स्मगलिंग करता था। पान ने जिन के सामने नोटों की गड्डियां और सोने की ईंटें रख दी। उसने जिन की आंखों में देखकर कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन वो शेन जिंदा वापस नहीं आना चाहिए, और अगर वहां कोई सांप है तो उसे खत्म कर दो। मेरा प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। जिन ने मुस्कुराते हुए सोना उठाया और कहा, फिक्र मत करो बॉस, वो टापू शेन की कब्र बनेगा।
अगले दिन सुबह सुबह 2 नावें समुद्र का सीना चीरती हुई उस मौत के टापू की तरफ बढ़ रही थीं। एक नाव पर शेन, जाओ और मैफिन थे जो सच्चाई तलाशने जा रहे थे, और दूसरी नाव पर जिन और उसके हथियारबंद गुंडे थे जो मौत बांटने जा रहे थे। शेन ने दूरबीन से दूर जा रही दूसरी नाव को देखा और वो तुरंत समझ गया कि मामला अब सिर्फ सांपों का नहीं रहा, अब इंसानों से भी लड़ना पड़ेगा। टापू पर पहुंचते ही जिन ने अपना डेरा जमा लिया। वो और उसके लोग वहां टाइटन पाइथन को पकड़ने का जाल बिछाने लगे। जिन का एक साथी मुटाओ फ्रेश होने के लिए कैंप से थोड़ा दूर झाड़ियों में गया। उसके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था। अचानक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और रस्सी तोड़कर झाड़ियों में भाग गया। मुटाओ से आवाज देता रहा, लेकिन कुत्ता वापस नहीं आया। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। मुटाओ को लगा उसका कुत्ता वापस आ गया है, लेकिन जब उसने देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक विशालकाय किंग कोबरा फन फैलाए खड़ा था। मुटाओ जान बचाकर कैंप की तरफ भागा, लेकिन कोबरा उसका पीछा करते हुए कैंप के बीचों बीच आ गया। वहां भगदड़ मच गई। जिन के सारे गुंडे इधर उधर भागने लगे। तभी वो कोबरा एक आदमी के सामने जाकर रुक गया। अगर वो आदमी हिलता तो उसका मरना तय था। उस तनाव भरे माहौल में भी वहां मौजूद होंग नाम के एक सनकी आदमी ने इसे खेल बना लिया। उसने अपने साथियों के साथ रॉक पेपर सिजर गेम खेला और शर्त लगाई कि जो जीतेगा वो इस कोबरा को नंगे हाथों से पकड़ेगा। किस्मत से होंग जीत गया। वो धीरे धीरे कोबरा के पीछे गया और गजब की फुर्ती दिखाते हुए उसे गर्दन से दबोच लिया। कुछ ही पलों में उसने उस मौत के सौदागर को एक बैग में कैद कर दिया। तभी वहां शेन अपनी टीम के साथ पहुंच गया। उसने देखा कि जिन के पास एक दुर्लभ कोबरा कैद है। शेन ने कड़क आवाज में कहा, इस कोबरा को अभी के अभी आजाद करो, ये गैर कानूनी है। जिन हंसने लगा और उसने शेन को उकसाते हुए कहा, अगर इतना ही शौक है तो छीन के ले जा। बात हाथापाई पर उतर आई। शेन ने अपनी फौजी ट्रेनिंग का ऐसा प्रदर्शन किया कि जिन और उसके गुंडे देखते रह गए। उसने पलक झपकते ही जिन को जमीन पर पटक दिया और कोबरा वाला बैग छीन लिया। जिन के गुंडों ने बंदूकें तान ली, लेकिन शेन की फुर्ती देखकर जिन ने उन्हें रोक दिया। वो समझ गया था कि शेन से सीधे लड़ना बेवकूफ़ी होगी। उसने हार मानने का नाटक किया और पीछे हट गया। शेन ने उस कोबरा को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। अब शाम ढलने लगी थी और मौसम खराब हो रहा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। शेन उन सबको लेकर जंगल के बीच बने एक पुराने कॉटेज में गया। ये घर उसके दादाजी ने सालों पहले बनाया था। घर लकड़ी का था और बहुत पुराना हो चुका था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू ने उनका स्वागत किया। तभी उनकी नज़र फर्श पर पड़ी एक लाश पर गई। वो और कोई नहीं, बामियन का दोस्त अरबिंग था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और हड्डियां टूटी हुई थी। जाओ, जो अब तक खुद को बहुत बहादुर समझ रही थी, ये दृश्य देखकर कांप उठी। बाहर तूफान तेज हो गया था। उन्होंने फैसला किया कि रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। कुछ देर बाद जब सब थोड़ा शांत हुए तो मफिन को शेन के दादाजी के पुराने बक्से से एक तस्वीर मिली। वो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी जिसमें शेन के दादाजी एक विशाल मरे हुए सांप के साथ खड़े थे। वो सांप टाइटन पाइथन ही था। ये सबूत था कि शेन जो कह रहा था वो सच था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। शेन ने तुरंत हरकत में आते हुए अपनी किट से एंटीडोट निकाला। लेकिन मुसीबतें अकेले नहीं आती। ठीक उसी वक्त जिन का एक आदमी जो अंधेरे में छुपा हुआ था, उसने खिड़की से एक डार्ट फायर किया जो सीधा शेन की गर्दन पर लगा। वो बेहोशी की दवा थी जिससे शेन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उधर बाहर जिन का एक और गुंडा मौका पाकर जाओ को घसीटते हुए कॉटेज से बाहर ले गया। वो जाओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। जाओ ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो कमजोर पड़ रही थी। तभी जंगल के अंधेरे से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। इससे पहले कि वो गुंडा कुछ समझ पाता, एक विशालकाय जबड़ा अंधेरे से निकला और उसे दबोच लिया। वो टाइटन पाइथन था। उसने गुंडे को उठाया और झाड़ियों में रैब हो गया। जाओ की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। वो बदहवास होकर वापस कॉटेज में भागी। अंदर शेन अपनी बेहोशी से लड़ रहा था। उसने कांपते हाथों से जाओ को इशारा किया कि एंटीडोट कहाँ रखा है। जाओ ने समझदारी दिखाई और तुरंत शेन और मफिन दोनों को इंजेक्शन लगा दिया। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। तीनों जंगल में सबूत ढूंढने निकले। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक पेड़ पर सांप की कैचुली लटकी हुई मिली। अब उनके पास पक्का सबूत था। लेकिन तभी उन्हें कराहने की आवाज आई। पास ही झाड़ियों में जिन का भाई योंग बुरी तरह घायल पड़ा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो नहीं बचेगा। शेन के पास एक मौका था अपने दुश्मन को यहीं छोड़ देने का, लेकिन शेन ने इंसानियत दिखाई। उसने अपना कीमती एंटीबोट योंग को दे दिया। कुछ देर में योंग को होश आ गया। होश में आते ही उसने बताया कि उस पर हमला शेन ने नहीं बल्कि पाइथन ने किया था। ये सुनकर वहां पहुंचे जिन का रवैया थोड़ा बदला। उसने शेन से कहा, तुमने मेरे भाई को बचाया, बदले में तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सोना दे सकता हूं। शेन ने सोने की तरफ भी देखा नहीं। उसने कहा, मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए,
अगर देना ही है तो अपनी एक गाड़ी दे दो ताकि हम यहां से निकल सकें और इस टापू को छोड़ दो। जिन मान गया और उन्हें एक जीप दे दी। शेन, जाओ और मफिन गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़े। रास्ते में जाओ ने एक नई चिंता जाहिर की। उसने कहा, शेन, हमें सिर्फ केंचुली से काम नहीं चलेगा। अगर हमें सरकार को यकीन दिलाना है तो हमें उस पाइथन का अंडा साथ ले जाना होगा। वही सबसे बड़ा सबूत होगा। शेन ने उसे समझाया, देखो जाओ, मेरा मकसद यहां से सबूत ले जाना नहीं बल्कि इन सांपों को बचाना है। मैं स्नेक किंग का वंशज हूं। मेरे पूर्वजों ने हमेशा इनकी रक्षा की है। तभी अचानक ब्रेक की जोरदार आवाज आई। गाड़ी के ठीक सामने से टाइटन पाइथन गुजर रहा था। शेन ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि कम से कम एक साफ वीडियो मिल जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सामने से जिन के गुंडों ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। खोंग नाम का एक गुंडा, जिसे लगता था कि उसके भाई की मौत शेन की वजह से हुई है, उसने हमला कर दिया। वहां जबरदस्त लड़ाई हुई। शेन और मफिल गुंडों से लड़ रहे थे, लेकिन इस अफरा तफरी में जाओ वहां से गायब हो गई। वो चुपके से निकलकर पाइथन की गुफा तक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि पाइथन बाहर है और गुफा के अंदर ढेरों अंडे रखे हैं। उसने रस्सी के सहारे नीचे उतरकर एक अंडा अपने बैग में रख लिया, लेकिन तभी उसका पैर पकड़ लिया गया। ये वही गुंडा था जिसे पाइथन ने रात में उठाया था। वो किसी तरह से जिंदा बच गया था, लेकिन अब वो पागल हो चुका था। जाओ ने घबराहट में अपनी जेब से सांप के जहर की शीशी निकाली और उसकी आंखों में फोड़ दी। वो दर्द से बिलबिला उठा और उसका हाथ एक अंडे पर जा लगा। कड़क की आवाज के साथ अंडा टूट गया और ये आवाज बाहर खड़ी पाइथन के कानों तक पहुंची, जिससे वो आंधी की तरह गुफा में लौटी और उसने उस गुंडे को वहीं कुचल दिया। लेकिन जाओ किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गई। जंगल के रास्ते पर उसे शेन और मफिन मिल गए। तीनों गाड़ी में बैठकर भागने लगे, लेकिन पाइथन अब शांत नहीं होने वाली थी। वो उनका पीछा कर रही थी। गाड़ी के अंदर शेन को शक हुआ तो उसने जाओ का बैग चेक किया तो उसमें अंडा मिला, जिससे शेन गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाकर कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? वो हमें नहीं छोड़ेगी जब तक उसे अंडा वापस नहीं मिलता। लेकिन जाओ जिद पर अड़ी थी। उसने चाकू निकालकर मफिन की गर्दन पर रख दिया और कहा, गाड़ी मत रोकना, मुझे ये सबूत चाहिए। आगे जाकर वो गाड़ी से कूद गई, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई। जिन और उसके आदमियों ने उसे घेर लिया। जिन ने शेन और मफिन को भी पकड़ लिया। अब जिन का असली पागलपन सामने आया। उसने शेन और मफिन को एक लोहे के कंटेनर में बंद कर दिया और ऊपर से बाल्टी भरकर जानवरों का खून डाल दिया। वो पाइथन को बुलाना चाहता था। खून की महक पाकर पाइथन वहां आ पहुंची। मौत उनके दरवाजे पर थी, लेकिन शेन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कंटेनर के अंदर अपनी रस्सियां खोली। उधर जाओ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने देखा कि जिन का ध्यान भटका हुआ है। उसने एक पत्थर उठाया और जिन के सिर पर दे मारा और फिर कंटेनर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शेन और मफिन बाहर कूदे। तभी पाइथन ने हमला बोल दिया था और जिन के आदमी गाजर मूली की तरह मारे जा रहे थे। उसने एक बड़ा आरी जैसा ब्लेड उठाया और शेन को मारने दौड़ा। जिन शेन को मार ही ने वाला था कि मफिन ने बीच में आकर उसे धक्का दे दिया। इसी भगदड़ में जाओ ने अंडा उठाया और एक नाव की तरफ भागी। जिन भी उसके पीछे गया और उसे चाकू मारकर गिरा दिया। वो अंडा लेकर भागने ही वाला था कि शेन वहां आ गया। अब तीनों, शेन, जिन और वो विशालकाय पाइथन आमने सामने थे। शेन ने समझदारी दिखाई। उसने इशारा किया कि वो अंडा पाइथन को वापस देना चाहता है, लेकिन लालची जिन ने अंडा छीनने की कोशिश की और पाइथन के ठीक सामने आ गया। पाइथन ने एक ही बार में जिन को निगल लिया और उसका बदला पूरा हो चुका था। उसने अपना अंडा सुरक्षित देखा। उसने एक बार शेन और जाओ की तरफ देखा, जैसे वो पहचान रही हो कि इन्होंने अंडे को बचाने की कोशिश की, और फिर वो शांति से वहां से जंगल में चली गई। इधर जाओ घायल लेकिन जिंदा थी। उसने शेन से माफी मांगी और पूछा कि अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम इस टापू को कैसे बचाएंगे? तब शेन मुस्कुराया और कहा कि कभी कभी किसी चीज को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि दुनिया को इसके बारे में पता ही न चले। अगर लोगों को पता चला कि यहाँ पाइथन है तो वो इसे देखने आएंगे और इस जगह को बर्बाद कर देंगे। इसी के साथ शेन ने अपने दादाजी की तस्वीर भी समुद्र में फेंक दी और पाइथन के सभी सबूत मिट गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है।